वीडियो में हम बात कर रहे थे आव्यूह की, और आव्यूह को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी बात हो रही थी। तो आव्यूह को प्रदर्शित करने का दो तरीका था। एक तो उसके अवयवों को, एक उसके सभी अवयवों को रो बाई रो मतलब पंक्तियों में, अथवा कॉलम बाई कॉलम मतलब स्तंभों में, ये आयताकार सारणी में व्यवस्थित कर देने से ये मिल जाता था, तो आव्यूह प्राप्त हो जाता था। और आव्यूह के बारे जो एक तरीका क्या था, एक तरीका यह था कि जैसे ए बराबर ए आई जे 2 × 3 ऐसा कुछ करके, ये छोटा तरीका होता था। ठीक, इसका विस्तारित रूप कैसे किया जाएगा, इसी पे आज हमको बात करनी है, तो इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम फिर याद दिलाना चाहते हैं कि आव्यूह में ऑर्डर उसका क्या होता है। 2 × 3 का मतलब, जैसे अगर हमारे पास हम लिखे हैं ये 2 × 3 का मतलब, 2 × 3 का मतलब, इसका मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभों वाला आव्यूह होगा। ठीक, ये नहीं कि 2 × 3 बराबर 6 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 × 3 मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति मतलब आई का मान 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक, और 3 स्तंभ का मतलब जे का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो इसी क्रम में हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। आर्डर को पहचानने उचारने वाला क्वेश्चन जो है वो हो गया था, कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है, ये सब देख करके तुम लोग पहचान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम जो लास्ट में एक क्वेश्चन लिखे थे कि उसका विस्तारित रूप लिखिए, विस्तारित रूप लिखने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, शायद वो क्वेश्चन यही था, अगर मान लो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक भी नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन हमको याद तो है नहीं। ठीक, क्या दिए थे, हमको जो याद आ रहा है क्वेश्चन यही था कि देखिए क्वेश्चन, यदि ए बराबर ए आई जे 2 × 3 तथा 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 ए आई जे बराबर आई प्लस 3 जे, तब आव्यूह ए का विस्तारित रूप में लिखें, विस्तारित रूप में लिखें। अब कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। ठीक, मान लो अगर बोर्ड में 1 नंबर पे ये सॉल्व करने के लिए, 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए आ गया तो कैसे लिखोगे, सॉल्व करने का पूरा तरीका देखिएगा, इस पे ध्यान देना है। ठीक, 2 × 3 मतलब 2 पंक्ति में हो सकती है, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2, मतलब आई का मान 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 का मतलब जो, तो यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 स्तंभ, 3 स्तंभ मतलब जे का 3 मान हो सकता है, जे बराबर 1, जे बराबर 2 और जे बराबर 3। तो अगर हम पूरा सिस्टम देखें, एक बार अपने तुम लोगों को दिखा दें ए आई जे का मतलब, तो हमारे पास क्या होगा, अरे भाई A11 हम ले सकते हैं, आई बराबर 1, जे बराबर 2, A12 ले सकते हैं, आई बराबर 1, जे बराबर 2, A13 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आई बराबर 1, जे बराबर 3, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, नहीं तो 3 यहाँ क्योंकि क्लियर हो रहा है कि 3 स्तंभ ही होगा। ठीक, तो इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते। चलो पंक्ति 1 वाला हो गया। अब आई बराबर हम 2 ले सकते हैं, जे बराबर 1 ले सकते हैं, तो A21, A22, A23, इसी प्रकार आई बराबर 2, जे बराबर 2, आई बराबर 2, जे बराबर 3। तो ये इतने अवयव पूरे होंगे, 6 अवयव। अब इन्हीं अवयवों को निकालना है और निकाल करके हम आव्यूह के रूप में सेट कर देंगे। कैसे, इसकी मदद से, ये जो दिया गया है ए आई जे को परिभाषित किया है उसने कि कैसे परिभाषित होगा, ये इसको बराबर मत समझिएगा, ये इस रूप में रहेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन इसका कैसे करें। सबसे पहले चूंकि ए आई जे बराबर आई प्लस 3 है, समीकरण नंबर 1। ठीक, तो इसलिए A11 निकालने का मतलब, क्योंकि इस पे ध्यान देना है ना। ठीक, A11 तो आई बराबर 1 रख लो, जे बराबर 1 रख लो, इसी में A11 हो जाएगा, तो आई बराबर यहाँ 1 रखोगे, जे बराबर 1 रखोगे, ये 4 हो जाएगा। A12 ले लो, A12 का मतलब
आई बराबर 1, जे बराबर 2 रख दो इसमें, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, और A13 ले लो भाई, जे का मान हम जो है बढ़ाते जा रहे हैं, आई को उसी रूप में किए हुए हैं, अभी आई का मान अभी बाद में बढ़ाएंगे। ठीक, तो आई बराबर 1 रखोगे, जे बराबर 3 रखोगे, तो 1 धन 3 त्रिका 9 10 हो जाएगा ये। अब जे का मान हम 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा आप जो है 2 गुणे 3 का है, मतलब 3 स्तंभों वाला ही होगा, इसलिए जे का मान जो है 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आइए आई के मान के बाद बात करें, आई बराबर अभी हम एक ही लिए हैं, क्या आई का मान और बढ़ाया जा सकता है? तो पता चला इसमें 2 पंक्ति होगी, हाँ आई का मान अभी बढ़ाया जा सकता है, आई बराबर 2 भी किया जा सकता है। ठीक, तो A21 ले लो, फिर A21 लेने का मतलब इसी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में दो आई बराबर 2 रख दो, जे बराबर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, और A22 मतलब आई बराबर 2, जे बराबर 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा ये। ठीक, और A23 का मतलब आई बराबर 2 रख लो, जे बराबर 3 रख लो, 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा। ये सब मिल गए, इससे ज्यादा अवयव नहीं होता लिया जा सकता, क्योंकि आई का मान मैक्सिमम 2 ही तक लेंगे। ठीक, जे का मान जो है मैक्सिमम 3 तक लेंगे, तो इसलिए सभी मान मिल गए, तो इसलिए आव्यूह का विस्तारित रूप लिया, इसलिए आव्यूह का विस्तारित रूप। तो आव्यूह का विस्तार ए से है प्रदर्शित था ना, तो ए से ही दिखा दो इसको, पूरे में जो है A11 की जगह यहाँ 4 रख दो, 1 2 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 7, A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 10, उसके बाद A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 5, उसके बाद A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो यहाँ 8 है, 8 रख दिया जाए, और उसके बाद A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो 11 है। ये रहा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस पे आधारित क्वेश्चन जो है इस तरह से किए जाएंगे। अब यहाँ कभी 3 क्लास 3 का होता तो आई का मान हम 31 A31, A32, A33 भी निकालते। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान देना है। आइए इसी क्रम में एक आध 2 वर्ग तुम लोगों को दिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि उसको करोगे। ठीक, अगर नहीं कर पाओगे तो बताइएगा, फिर उसको देखा जाएगा। तो आइए इसी क्रम में वर्ग के रूप में हम तुम लोगों को एक आध 2 क्वेश्चन इसी पे आधारित देते हैं, इसको किए रहिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन, एक आव्यूह A बराबर AIJ 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब समझ सकते हो, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की। ठीक, की रचना कीजिए, जबकि AIJ बराबर जो दिया गया है वो क्या है, I प्लस जे। एक क्वेश्चन और ले लो इसी पे, 2 वर्ग ही। ठीक, एक आव्यूह A बराबर AIJ 2 गुणे 3 की रचना कीजिए, जबकि AIJ बराबर क्या दिया गया है, 1 नहीं, I माइनस जे बटे में I प्लस जे, ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे दिया जा रहा है। ठीक, इसी पे आधारित एक आव्यूह A बराबर AIJ 3 गुणे 3 की रचना कीजिए, जबकि क्या दिया गया है, AIJ बराबर 2I माइनस 3J।
तो ये उसी पे आधारित 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक। और इसको जो है तुम लोग करिएगा, कोई दिक्कत होगी बताइएगा। कल अगली वीडियो में हम इसका मिलान करवा देंगे कि आंसर क्या आएगा, केवल आंसर कैसे कैसे क्या है, लिखने उखने का सिस्टम पहले क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले हम करवाए थे उसमें बता चुके हैं, उसी रूप में लिखना है। हम डायरेक्ट इसको जो है आंसर क्लियर करवा देंगे, लेकिन एक बार तुम लोग कोशिश करिएगा, तो मतलब अगली वीडियो में हम इसको कन्फर्म करवाएंगे। आइए, तो ये रहा अभी तक आव्यूहों का रिप्रेजेंटेशन, आव्यूह को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, आव्यूह के अवयव क्या है, कैसे क्या, ये सब चीजें थी, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो शायद है आव्यूहों का प्रकार, आव्यूह के प्रकार। तो आइए देखा जाए आव्यूह के प्रकार। आगे है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इस पे ध्यान देना, ठीक। हाँ, तो हमने आव्यूह और सारणी की अगर जो तुलना की थी, कंपेयर अगर दोनों का किया था, तो वहाँ हमने एक बात बताई थी कि सारणिक में सदैव जो है वो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता। यहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इन्हीं पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के आधार पर आव्यूह को कई रूपों में बांटा गया है, ठीक, कई रूपों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 आता है क्या, नंबर एक क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह मतलब हॉरिजॉन्टल है शायद, लेकिन फिलहाल क्षैतिज जानिएगा, देख लीजिएगा उसकी इंग्लिश क्या होती है कैसे, ठीक। क्षैतिज आव्यूह, अब ये क्या होता है, परिभाषा हम बता दे रहे हैं, तुम लोग ध्यान से जो है चाहो तो नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और नहीं तो ध्यान से सुन के जानिएगा। लिखो जो है लिखोगे कब, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, कामा, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे अगर ये लिखा है 2 × 3, ठीक, तो यहां वाली नंबर से छोटी होनी चाहिए, तो यार तो ऐसा इस प्रकार का आव्यूह जो होगा वो क्षैतिज आव्यूह होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसका आइए देखा जाए, -4 2 3 5 1 2, यहां देखो क्या है, इसमें 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हुई कि नहीं हुई, मतलब इसको हम 2 × 3 का लिख सकते हैं। तो ये जो है ये भी क्षैतिज आव्यूह है, ये भी क्या है, क्षैतिज आव्यूह है, ठीक। इसी तरह एक आध को और लिख दिया जाए, जैसे देखो 4 2 3 5 -1 6 -3 2 6 7 8 9 11, इसमें देखो क्या है, ये 3 × 4 का है कि नहीं है, मतलब 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए यह भी एक क्षैतिज आव्यूह है। तो परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नंबर 2 बात करने चल रहे हैं, ये देखिएगा आव्यूहों के प्रकार में नंबर 2, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक। ये क्या होता है, क्षैतिज, और अब इसका शायद हॉरिजॉन्टल होता होगा, हाँ शायद, अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम लोग कंफर्म कर लीजिएगा ऊर्ध्वाधर और इसके दोनों के इंग्लिश क्या है, ठीक, ये इधर उधर हो जाता है। अब ये देखिए, जो परिभाषा इसके पहले थी उसका उल्टा है, वहाँ क्या था, वहाँ था कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो क्षैतिज आव्यूह,
इसका उल्टा, अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाता है। तो परिभाषा लिखोगे क्या, यही लिखोगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, कामा उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। बस यही परिभाषा है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल क्या ये बात करें, एक है ये, जैसे इसकी बात करें 2 3 4 6 माइनस 2 1, ये देख रहे हो, ये 3 गुणे 2 का है। मतलब अब की बार क्या होगा, ऊर्ध्वाधर के लिए यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये देख रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह की ये भी है। नंबर 2 की अगर बात करें तो एक आंख और देखे दिखा दिया जाए तुम लोगों को। ठीक, 4 6 माइनस 1 5 2 3 6 7 4, और यहाँ देखिएगा 3 6 5, ये कितने का है, 4 गुणे 3 का है। मतलब पंक्तियों की संख्या यहाँ 4 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो ये भी एक ऊर्ध्वाधर ही आव्यूह होगा। तो दोनों के डिफिनीशन और दोनों का एग्जाम्पल देख करके तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन सा जो है क्षैतिज आव्यूह होता है और कौन सा ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है। अब आइए बात करते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें सदैव स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, कामा उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आइए, जैसे ये बराबर ये दिखा दे पहला एग्जाम्पल, ये 2 3 4 1। नंबर 2 की बात अगर करें, ए बराबर मान लीजिए अभी कोई है, तो यहाँ देखिएगा 6 माइनस 3 2 1 माइनस 4 5 माइनस 2 माइनस 2 3 9। देख रहे हैं, ये भी ये 2 क्रॉस 2 का ऊपर वाला है और नीचे वाला 3 क्रॉस 3 का है। मतलब हर केस में यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान है, इसीलिए इसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। आगे है, आगे है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या इसी को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कामा उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कामा उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो केवल एक ही, जैसे ए बराबर 2 3 1 4। अब इसमें अगर हम बात करें तो कितना है, 1 गुणे 4 का है कि नहीं, केवल एक पंक्ति है, तो इसलिए ये पंक्ति आव्यूह होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल बी बराबर कोई मान नहीं है, जैसे 3 माइनस 2 5, ये क्या है, 1 गुणे 3 का है कि नहीं, तो इसमें भी देख रहे हो केवल एक पंक्ति, इसमें भी देख रहे हो केवल एक पंक्ति, तो इसीलिए इसको पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा और एग्जाम्पल से कंफर्म हो गया होगा कि पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश क्या होता है। आगे है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। अगला नंबर जो है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, कामा उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चलिए, जैसे ए बराबर 2 4 6, ये कितने का है, 3 गुणे 1 का है, 3 पंक्ति है कि नहीं, एक स्तंभ है,
नंबर 2 कोई b बराबर ले लिया जाए, ठीक। इसकी अगर बात करो तो 4 गुणे 4 माइनस 2, ये देख रहे हो कितने का है, 2 गुणे 1 का है, मतलब इसमें भी केवल एक ही स्तंभ है, तो इसलिए ये स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश है। परिभाषा और एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई होगी। आगे है मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण के अवयव पहले ले लिया जाए। मुख्य विकर्ण क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण किसी भी वर्ग आव्यूह में, किसी भी वर्ग आव्यूह में उन अवयवों को जिनके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो, कामा उन्हें मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं। याद रखिएगा, पहली बात आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव के ढूंढने के लिए हम किसकी बात करेंगे, वर्ग आव्यूह की, ठीक। तो वर्ग आव्यूह की जैसे एग्जांपल ये ले लो, 4 माइनस 2 3 1 5 6 6 4 2 माइनस 1 वर्ग आव्यूह है कि नहीं, ठीक। तो परिभाषा क्या थी, यही थे, किसी भी वर्ग आव्यूह के उन अवयवों को जिनकी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या आपस में समान हो। तो चलिए देखा जाए, ये वाला अवयव, अरे भाई पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का है। ये वाला अवयव, अरे भाई दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। ये वाला अवयव मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है कि नहीं। तो यही जो है, यही मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्य विकर्ण का अवयव ढूंढने के लिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ये 3x3 का है, ठीक। बाकी मामला समझ में आ गया होगा कि वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। याद रखिएगा, और किसी अरे गहरे आव्यूह में हम नहीं मुख्य विकर्ण के अवयव की बात करेंगे। अरे गहरे का मतलब बेकार नहीं, कॉमन जो है अच्छी चीजें वो भी है, पढ़ने वाली हैं, ठीक। लेकिन खाली वर्ग आव्यूह में ये बातें होंगी। मामला समझ में आया होगा, ठीक। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को, मुख्य विकर्ण के अवयव को ऐसे लगा करके दर्शा दिया जाता है। इसी जो है ये आयताकार जो देख रहे हो पूरे बंद आया, इसी को इस रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, ठीक। आगे देखिए, क्या मुख्य विकर्ण या मुख्य विकर्ण के अवयव इनको बोलते हैं, ठीक। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह भी बोलते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह। इसकी परिभाषा बस ऐसे खाली जान लो, एग्जाम्पल तो तुम लोग लिखे लिखो। ऐसा आव्यूह, यहाँ स्क्वायर मतलब वर्ग आव्यूह से ही मतलब नहीं है, चाहे जो आव्यूह, लेकिन कैसा होना चाहिए तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों, कामा उन्हें शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, तो इसका मामला जैसे ये है रहा, सब शून्य शून्य, ये ले लो, ये हो गया, कामा ये सभी अवयव शून्य हैं। ये ले लो, ये सब क्या है, ये शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाते हैं, ठीक। आगे है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इंग्लिश भी समझ में आ गई, परिभाषा ध्यान दीजिएगा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों,
और शेष अवयव शून्य हो कामा उन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल की बात करें और याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग आव्यूह की वो बात करता है। ठीक, तो आइए जैसे इनकी बात करें 1 0 0 1, ये 2 गुणे 2 की मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये है। अब परिभाषा के हिसाब से मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होनी चाहिए, तो ये भी इकाई है, ये भी इकाई है। बाकी शेष अवयव शून्य है, तो शेष अवयव शून्य मिल रहा है। ठीक, इकाई आव्यूह को हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से। और याद रखिएगा अगर I2 लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि इकाई आव्यूह 2 × 2 का मतलब 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों वाला इकाई आव्यूह। तो इसीलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे ये नंबर इसको I2 से प्रदर्शित करेंगे, ये I2 से प्रदर्शित होगा। ये जैसे बात करें I4 की अगर हम बात करें तो याद रखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और यहाँ 0 0 0 1, ये I4 का मतलब ये 4 गुणे 4 वाला। तो कभी कभी अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हमको स्वयं से अपने आप लिखना पड़ेगा। अगर I2 लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब जो है 2 × 2 वाला इकाई आव्यूह, इसका मतलब 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों वाला इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह क्या होता है वो परिभाषा से जो है क्लियर कर लीजिएगा, या क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो I4 का मतलब ये होता है। ऐसे I3 तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि किसी भी इकाई आव्यूह को IN से प्रदर्शित किया जाता है। IN से, IN मतलब n गुणे n भी कह सकते हैं इसको। ठीक, या अगर ऐसे लिख देंगे IN गुणे n तो भी बात वही है। ठीक, तो इससे क्लियर क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होगी। ठीक, और मुख्य विकर्ण के अवयव सभी अलग अलग इकाई होंगे और शेष अवयव शून्य होंगे। तो इस प्रकार के आव्यूह को जो है इकाई आव्यूह कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब है विकर्ण आव्यूह। अगला क्या है, इसके पहले जो है क्या था, वो विकर्ण आव्यूह नहीं था बल्कि मुख्य विकर्ण के अवयव था। मुख्य विकर्ण के अवयव थे जिनकी इसके पहले डिफिनीशन जिनकी दी गई थी। लेकिन ये क्या है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा ये क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो कामा उन्हें विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिएगा। ऐसा वर्ग आव्यूह, याद रखिएगा यहां पे भी वर्ग की बात होगी, वर्ग आव्यूह की बात होगी। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो कामा उसे विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, a बराबर जैसे ये ले लें हम -2 0 0 0 3 0 और उसके बाद 0 0 1। ये देख रहे हैं क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी शून्य मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, एक मतलब विकर्ण आव्यूह है। अब विकर्ण आव्यूह को प्रदर्शित करने का एक तरीका ये भी होता है, और इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं a बराबर DIG का मतलब डायगोनल, DIAG डायगोनल। अब यह मुख्य विकर्ण वाले अवयव तो 2 3 1। अगर ये चीजें और ये चीजें सेम टू सेम है, क्योंकि मुख्य विकर्ण जो है विकर्ण आव्यूह को प्रदर्शित करने का जो तरीका ये भी होता है, आगे डायगोनल लिख दिया जाता है। ठीक, और बाकी जो है इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव लिख दिए जाते हैं क्रमवाइज। ठीक, या अगर कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा तो अभी समझ लीजिएगा कि ये यही आव्यूह है। अगर DIAG ऐसे लिख दिया जाए 2 3 1
तब भी माइनस 2 है, यहाँ याद रखिए -2 है, ठीक। ये तीनों चीज़ें सेम टू सेम हैं। तो मुख्य जो है विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये सब चीज़ें तुम लोग जो है देख सकते हो, ठीक। परिभाषा से क्लियर हो गया होगा कि किसको कहते हैं, और उसके बाद प्रदर्शित करके यहाँ जैसे हमने एक विस्तारित रूप दिखा दिया, उसके बाद ये रूप या ये रूप, ये वही चीज़ होती है, सेम टू सेम। आगे है अदिश आव्यूह। आगे क्या है, अदिश आव्यूह। अच्छा, एक बात तो कंफर्म हो गई होगी कि इकाई आव्यूह, जो तत्समक आव्यूह या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम तीनों नाम ले लिए हैं, इनको भी विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, किंतु सभी विकर्ण आव्यूह को इकाई आव्यूह के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। मतलब सुन लीजिएगा कि इकाई आव्यूह को विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत लिखा जा सकता है या उनके अंतर्गत रखा जा सकता है, किंतु सभी विकर्ण आव्यूह को इकाई आव्यूह के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ये गौर करिएगा, गौर करने वाली बात है, ठीक। आगे है अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश की हिंदी और इंग्लिश जानते ही हो, ठीक। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण के अवयव समान हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो ये हो सकता है 4 0 0 4, ये हो सकता है, या b बराबर यहाँ देखिए -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। ये क्या है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, ठीक। तो विकर्ण आव्यूह है और उसके साथ साथ मुख्य विकर्ण के अवयव सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब इस प्रकार का जो आव्यूह होता है वो अदिश आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हो मुख्य जो है विकर्ण आव्यूह है, उसके साथ साथ मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में समान भी हैं। ऐसे यहाँ पे भी देखो विकर्ण आव्यूह है और उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है वो समान है, तो इसलिए ये भी जो है अदिश आव्यूह के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा जो है अंतर है, देखिएगा थोड़ा सा जो है अंतर है। तो इन सब डिफिनेशनों को जितनी बात हुई है सबको गौर से देखिएगा, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम फिर मिलते हैं। अभी आव्यूह के कुछ और प्रकार रह गए हैं, जैसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो आव्यूह के जो विभिन्न प्रकार हैं, इन प्रकारों को बहुत अच्छी तरीके से जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पे आधारित चलेगा, ठीक। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।